बाबा विश्वनाथ की नगरी से स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज जुलाई 2019 के CDP के बचे हुए 15 क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों की गलतियां रिक्त स्थान पहला प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। दूसरा, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तीसरा, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो बच्चों की जो गलतियां होती हैं वह उनके अधिगम का ही एक भाग होता है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बच्चे सीखते समय गलतियां करते हैं, ये गलतियां खिड़की के समान होती है जो अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी शिक्षक को उपलब्ध कराती है। शिक्षक इन कठिनाइयों को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ये क्या होता है, अधिगम का एक भाग होता है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल्यांकन को पहला एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग होना चाहिए। तीसरा, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। चौथा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होता है तथा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग होता है। सतत, ठीक है। तो यह क्या होता है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। जो सतत मूल्यांकन होता है उसमें छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जाता है। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है। जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा होता है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया या अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो जब भी संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो अधिगम कैसा होता है, हमेशा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हुए महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। पहला, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। दूसरा, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तीसरा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। चौथा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इसका, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संवेग और संज्ञान में नकारात्मक सहसंबंध होता है। संवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया पूर्ण का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति जब उच्च सान्वेगिक दशा में होता है तो वह अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। पहला, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। जी नहीं। दूसरा, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। जी नहीं। तीसरा है, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो बच्चों को केवल रोट मेमोराइजेशन पर बल नहीं देना है, केवल कंठस्थीकरण नहीं कराना है और न ही केवल पाठ्यपुस्तकों का ही सहारा लेना है। चौथा है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। यही सही बात है, सही जवाब है कि बच्चों को क्या करें, समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग प्रकार से सोचने के लिए क्या करें, इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। आइए क्वेश्चन नंबर 21 लिखते हैं। वह विद्यार्थी जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। पहला, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दूसरा, निगमनात्मक बुद्धि। तीसरा, अधिगमकर्ता केंद्रित बुद्धि। या चौथा, परंपरागत विधि। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, जी नहीं। बुद्धि अपसारी रूप से सोचने की योग्यता होती है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। तो बुद्धि केवल आनुवंशिक ही नहीं बल्कि वातावरण से भी क्या होता है, आपका प्रभावित होता है। चौथा है कि बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। तो यही हमारा सही जवाब है। हावर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है, और इन्होंने बुद्धि के कुल 8 प्रकार बताए हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि प्राथमिक सामाजिकरण कौन सा है, वह होता है आपका परिवार। इसके अलावा जो विद्यालय, सरकार या मीडिया, ये सब द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आने वाले माध्यम हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों की सोच क्या होती है, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जिन पियाजे ने कहा है कि जितना बच्चे सोचते हैं उतना ही मात्रा में क्या करते हैं, वयस्क भी सोचते हैं। यानी कि मात्रात्मक रूप में तो दोनों समान सोचते हैं किंतु दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है। बच्चे क्या होते हैं, अपने खिलौने टॉफी के बारे में सोचेंगे किंतु वयस्क अपने क्या करेंगे, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में सोचते हैं। यानी कि दोनों का जो सोच का क्वालिटी है वो अलग होता है किंतु मात्रा सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जेंडर है। जेंडर क्या है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगर यहीं पर पूछता कि लेंगे यानी कि सेक्स क्या है, तब तो वह होता है आपका जैविक निर्धारक, ठीक है। लेकिन जब जेंडर की बात करें तो यह आपका एक सामाजिक संरचना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके विकास के 4 व्यापक आयाम आते हैं। कौन सा, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं, सही बात है। दूसरा, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, जी नहीं। केवल आनुवंशिकता नहीं बल्कि वातावरण का भी उसमें रोल होता है। तीसरा है, बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करता है, जी नहीं। निर्धारित व सीमित नहीं करता है बल्कि उसमें प्रसार करता है, उनमें वृद्धि करता है। चौथा है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, जी नहीं। बच्चों को इस प्रकार से अधिगम को प्रेरित किया जाए कि उन्हें किसी भी प्रकार के पुरस्कार एवं दंड की आवश्यकता ही न पड़े, बच्चे इंटरनली मोटिवेटेड हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। जब भी प्रगतिशील शिक्षा की बात हो तो बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए। बच्चा कैसा होना चाहिए, सक्रिय अन्वेषक के रूप में होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है। जब भी वाइगोस्की की बात करें तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वह समाज से अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं, संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में सीखते हैं, और इन्होंने भाषा को भी बहुत महत्व दिया है। तो इनके अनुसार अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल की बात की है, इसकी बात किसने की है, जीन पियाजे ने। कुल 4 स्टेजेस दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के, संवेदी कामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। वर्तुल प्रतिक्रिया ये संवेदी गामक में आता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यह भी संवेदी गामक में आता है और विलंबित अनुकरण यह भी संवेदी गामक में आता है। जबकि विचारों की अनुत्क्रमणीयता यह आपके पूर्व संक्रियात्मक में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।